Hello champs, today we are going to discuss our first topic of microeconomics series, and that is introduction. In this chapter we will discuss about the introduction to microeconomics and some parts of macroeconomics, and we will continue this series till the end of the completion of the chapter and completion of the subject also. So माइक्रोइकोनॉमिक्स जो है 11th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब्जेक्ट है, एंड इसके अंदर हम डिफरेंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे. सो इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे इकोनॉमी की, एंड दैट इज़ इकोनॉमी द सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग. इकोनॉमी एक सिस्टम प्रोवाइड करती है जिसके अंदर हम मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग कर सकते हैं. वाइटल प्रोसेस क्या है किसी भी इकोनॉमी के? फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन, सेकेंड इज़ कंजम्पशन, एंड थर्ड इज़ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन. These are the three vital processes. So we must remember that. The main reason for studying economics, हम economics क्यों पढ़ते हैं? Why we study economy? Because of scarcity of resources. Because in our nature the resources are scarce. Scarce यानी किसी भी चीज़ की कमी होना. कोई अगर कम क्वांटिटी में अवेलेबिलिटी है किसी भी रिसोर्स की, तो हम उसको चाहेंगे कि हम उसका अच्छे से यूज़ कर पाएँ, एंड वो लिमिटेड है सप्लाई में. तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है एक हमारी स्कार्सिटी. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इकोनॉमी की हेल्प लेनी पड़ती है, इकोनॉमाइज करना पड़ता है रिसोर्सेज को. स्कार्सिटी की डेफिनेशन क्या है? ये रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई. लिमिटेशन ऑफ सप्लाई किसका? किसी भी कमोडिटी का या किसी भी रिसोर्स का इन रिलेशन टू इट्स डिमांड. उसकी डिमांड, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है एंड उसकी सप्लाई कम है, तो यानी कि वो रिसोर्स जो है लिमिटेड है, लिमिटेड इन सप्लाई है. क्यों? लिमिटेशन ऑफ सप्लाई है एंड वो रिसोर्स हो गया स्कार, उसकी कमी है. स्कारसिटी ऑफ रिसोर्स जो है इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्स को बुलाता है, कि कहता है कि अगर कोई रिसोर्स कार है तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे? इकोनॉमाइज़ करेंगे उस रिसोर्स को अच्छे से, उसका एफिशिएंटली ऑप्टिमम यूज़ करेंगे अवेलेबल रिसोर्स का. सिर्फ सिंपल सा मतलब ये है इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्स का. ये डेफिनेशन, ये टर्म्स हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें अगर कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म जैसे स्कार्सिटी आ गया, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज आ गया, तो आपको पता हो इसका क्या मीनिंग है. एंड बेसिक हम आगे और अच्छा जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज तो हमने पढ़ लिया कि हमें ऑप्टिमम यूज़ करना है अवेलेबल रिसोर्स का, इसीलिए उसको इकोनॉमाइजिंग कहते हैं. देखो स्कार्सिटी क्यों है? बिकॉज लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये तो है ही. इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? रिसोर्सेज ऑल्सो हैव ऑल्टरनेट यूजेस. हर रिसोर्स के एक ऑल्टरनेट यूज़ है. रिसोर्स कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज़. एक रिसोर्स को हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं. लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे पेट्रोल है. पेट्रोल इज़ अ प्रोडक्ट एंड वो एक स्कार्स रिसोर्स है. पेट्रोल है स्कार्स क्योंकि सर नेचुरल प्रोडक्ट. ठीक है, हम उसको अपने पास मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है. तो पेट्रोल जो है किससे बनता है? क्रूड ऑयल से बनता है. तो एंड क्रूड ऑयल इज़ नेचुरल, क्रूड ऑयल इज़ लिमिटेड इन सप्लाई. ठीक है, अब पेट्रोल बना क्रूड ऑयल से, एंड पेट्रोल को हम ऑल्टरनेट यूज़ हैं क्या क्या? हम इसको व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं, हम इनको मशीन्स में यूज़ कर सकते हैं, रेलवे इंजन्स में, एयरप्लेन जनरेटर्स में, डिफरेंट यूज़ हैं. ठीक है, सो ये क्या इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एक प्रॉब्लम जनरेट होती है कि हम किस चीज़ के लिए उस रिसोर्स का यूज़ करें. ठीक है, जैसे कि पेट्रोल को हम किस में यूज़ करें, या तो हम व्हीकल्स में यूज़ करें, या तो मशीन्स में, या तो रेलवे इंजन से. तो इसी तरीके से डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, एंड उस हर रिसोर्स का एक ऑल्टरनेट यूज़ होता है जो कि लीड करता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है हमारी इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेट यूजेस. सो ये कंप्लीट डेफिनेशन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की. जो भी हमने पॉइंट्स को डिस्कस करा उसको ये डेफिनेशन समराइज करती है. तो अगर आपको लिखना हो पेपर में तो आप डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करना इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है, आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेट यूजेस. ठीक है, फिर एक कंसेप्ट आता है रिसोर्स वर्सेस वांट्स का. रिसोर्स और वांट्स में क्या डिफरेंस है? जो रिसोर्स होता है वो है स्कार्स, कम है रिसोर्स, लिमिटेड है, और इसके ऑल्टरनेट यूजेस हैं, ये हमने पढ़ा ही ऊपर.
एंड वांट्स क्या होते हैं? वांट्स होते हैं अनलिमिटेड, जैसे कि ह्यूमन वांट्स हैं अनलिमिटेड, और वो डिफ़र करती हैं इन प्रायोरिटीज़। किसी पर्सन के लिए कोई रिसोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी पर्सन के लिए कोई और रिसोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये डिफ़र करता है प्रायोरिटीज़ में। और ह्यूमन वांट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि कभी भी ह्यूमन वांट्स ख़त्म नहीं हो सकते, अगर हमें एक चीज़ मिल जाती है तो हम दूसरे के पीछे जाते हैं, सो इसीलिए इट इज़ अनलिमिटेड। तो कभी भी हमारी जो वांट्स हैं उनको हमारे रिसोर्सेज फुलफ़िल नहीं कर सकते। हमारे रिसोर्सेज फुलफ़िल कर सकते हैं ओनली नीड्स को, नॉट आवर वांट्स। एंड दैट इज़ वाई आर father of the nation, our Mahatma Gandhi has said that resources are plenty for everybody's need but not for everybody's greed। तो ये कोट आपने सुना ही होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक डेफिनेशन देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस करना इन द प्रेजेंस ऑफ स्कारसिटी। स्कारसिटी, हमारे पास अगर जब कमी होगी तभी तो हमें चॉइस करने का मौका मिलेगा। हम चॉइस करने चाहेंगे, अगर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हम चॉइस क्यों करेंगे? हमारे पास वो ऑलरेडी अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, इस स्कार्स क्वांटिटी है, इसी वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है कि उसको कहाँ पे यूज़ करें। तो ये रिलेशन है किसका? मीन्स का और एंड्स का। मीन्स है हमारे रिसोर्सेज, एंड्स है हमारी वांट्स। हम अपने मीन्स को किस तरीके से यूज़ करें कि हमारे वांट्स फुलफिल हों। सो यही है इकोनॉमिक्स। Economics is a social science which studies the way a society chooses to use its limited resources। देखिए ये डेफिनेशन धीरे धीरे बड़ी हो रही है, ब्रॉड हो रही है, बिकॉज हम डिफरेंट पॉइंट्स को ऐड कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज़ द वे अ सोसाइटी चूज टू यूज़ इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करना, विच हैव ऑल्टरनेट यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू डिस्ट्रीब्यूट दैम अमंग द ग्रुप ऑफ पीपल। सो एक ब्रॉड डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक्स की। तो अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना हो तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं इकोनॉमिक्स की। इट्स अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। अब इकोनॉमिक्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे दोनों टर्म्स को। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्हाट इज़, व्हाट वाज, व्हाट विल। देखिए इसमें क्या है, व्हाट इज़, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, एक सर्टेनिटी को शो कर रहा है। सर्टेनिटी है यहाँ पे, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या है, क्या था और क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ सर्टेनिटी है। ठीक है, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में देखिए क्या है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन। तो ये दर्शाता है कि क्या होना चाहिए उस चीज़ को। तो आगे देखते हैं कि इट डील्स विद व्हाट इज़ और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ एक्चुअली सॉल्व। लेट सपोज कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो उसमें हमारे को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हेल्प कर सकता है। बट यहाँ पे देखिए डील विद व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। अभी कोई तरीका नहीं निकला है, खाली ये एक अजम्पशन है, एक पॉजिटिव आउटलुक देता है कि किस तरीके से होना चाहिए। अभी आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी किस तरीके से। इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम एक्चुअल डेटा के साथ वेरीफाई कर सकते हैं, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को कैन नॉट बी वेरीफाइड। क्यों? बिकॉज एक्चुअल डेटा, क्योंकि ये ऑट टू भी है, ये शुड होना चाहिए। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी कह सकते हैं कि इस तरीके से हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर होना चाहिए, या प्राइजेस कम होने चाहिए, या इन्फ्लेशन बिल्कुल कम हो जाना चाहिए। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, इस वजह से हम इसको एक्चुअल डेटा के साथ वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये जैसे हमने पढ़ा कि बेस्ड अपॉन फैक्ट्स होता है, ठीक है, बट ये बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर सजेस्टिव, ये सजेस्टिव होता है नेचर में। ठीक है, इंडिविजुअल ओपिनियन जो है डिफर करता है एवरी पर्सन टू पर्सन, नॉट साइंटिफिक है। ठीक है, हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक है नॉट गिव वैल्यू जजमेंट्स, दैट इट इज़ न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देता, जो है वही उसके बारे में बताता है, बट ये जो है वैल्यू जजमेंट देता है कि इस तरीके से होना चाहिए, इंडिविजुअल ओपिनियन के थ्रू इस तरीके से होना चाहिए। तो वो एक वैल्यू जज मतलब वो डिफ़र कर सकता है डिफरेंट पर्सन टू पर्सन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का कि प्राइस ऑफ गुड्स। तो जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो तो जो है वो रहेगा ना, मतलब डेटा है वो एक प्राइस ऑफ गुड्स। इनइक्वालिटीज इन इनकम भी डेटा है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए नॉर्मेटिव में प्राइजेस शुड रिड्यूस, होना चाहिए, कितना होना चाहिए ये नहीं पता, बट रिड्यूस होना चाहिए। ये एक इस तरीके के टर्म्स को हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डालते हैं। इनइक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस, ठीक है, असमानताएं कम होनी चाहिए, यहाँ पे असमानताएं इनकम में। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है
तो अगर आपको जैसे भी एग्ज़ाम में लिखना है तो आप मेजर फोकस करिए कि ये है व्हाट इज़ व्हाट वॉज व्हाट विल, और ये है व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, ये सिंपल आप ध्यान रखिएगा। अब इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेज है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांच हैं। ठीक है, आप फ्यूचर में जाके अगर आप इकोनॉमिक ऑनर्स लेते हैं तो आपको दोनों सब्जेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। अभी क्लास 12th में हम क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, क्लास 12th में मैक्रो। बट जब ये फ्यूचर में अगर आप इकोनॉमिक ऑनर्स लेंगे तो आपको बहुत ही डिटेल में पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक प्राइस थ्योरी है। ये स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि इंडिविजुअल यूनिट है, इंडिविजुअल यूनिट बन बन के ये सिंपल एक इंडिविजुअल यूनिट है। जैसे कि एक पर्सन की इनकम, तो ये कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है। बट हम सारे इन लोगों की पर्सन की इनकम को कैलकुलेट करके जब नेशनल इनकम निकालेंगे तो वो हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये एग्रीगेट लेवल पे चीज़ों को कैलकुलेट करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटा एक इंडिविजुअल यूनिट को कैलकुलेट करता है। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये ट्री है। ठीक है, ये ट्री है, ये पेड़ है हमारा सेब का। ठीक है, एप्पल ट्री है, सॉरी मेरी ड्राइंग अगर ख़राब हो तो। ये एक एप्पल ट्री है। ठीक है, तो हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट करेंगे तो ये हम क्या कहेंगे, इसको एप्पल ट्री। ठीक है, बट अगर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं डिफरेंट, जैसे बनाना का हो गया, लीची का हो गया, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, बहुत सारे पेड़ हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, इस पूरे होल एरिया को कहेंगे फॉरेस्ट या गार्डन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट पेड़ है। तो जब हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे, जैसे कि इस पेड़ की, एप्पल ट्री की या बैनन ट्री की या लीची ट्री की, तो ये हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, पूरे गार्डन की बाद में बात करेंगे। ठीक है, सो यही ये कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का। सो हम एक बार रीड कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक प्राइस थ्योरी को डिफाइन करता है कि प्राइस का लेवल क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल कमोडिटी का प्राइस क्या होना चाहिए। ये स्मॉल है, इंडिविजुअल यूनिट्स को कैलकुलेट करता है। इसके मेन टूल्स हैं डिमांड और सप्लाई। किसी भी कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई के बारे में जब बताता है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एग्रीगेट लेवल पे है। जब स्मॉल माइक्रो यूनिट्स कंप्लीट एग्रीगेट होते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक बनाता है। ये होता है इनकम थ्योरी या अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इसको कैलकुलेट करता है। ओवरऑल लार्ज यूनिट्स को कैलकुलेट करता है ये। इसके मेन टूल्स हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। जैसे कि यहाँ पे एक डिमांड और सप्लाई है बट एक सिंगल कमोडिटी की, बट वही अगर डिफरेंट कमोडिटीज़ की डिमांड सप्लाई को एग्रीगेट कर दिया जाए तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बन जाएगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल, एंड इफ़ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट डाउन इन द सेक्शन। एंड इसकी नोट्स अभी तक पिछली वीडियोज़ के नोट्स इसलिए अपलोड नहीं हो पाए बिकॉज देयर वाज सम प्रॉब्लम। सो आई विल upload the notes of this video also and the previous videos also in the description, and will also share the telegram link of my channel where I will upload the documents and important news. Okay, so we will discuss microeconomics and macroeconomics distinctions, क्या क्या डिफरेंस हैं इसमें। अब मीनिंग देखते हैं, मीनिंग क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इट स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। इंडिविजुअल, जैसे कि हमने पढ़ा कि किसी भी इंडिविजुअल यूनिट को कैलकुलेट करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक होगा। एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। द टूल्स वी यूज़ हेयर इज़ डिमांड एंड सप्लाई, and the tool we here use is aggregate demand and aggregate supply. The basic objective of microeconomics is price of the commodity or factors of production. Factors of production are land, labor, capital and entrepreneur. Okay, so these are our factors of production. And macroeconomics talks about income and employment level of the economy. It is an aggregate income, also called the national income. Okay, and employment level of the whole economy.
ओके, सो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यहाँ पे लिमिटेड है। एग्रीगेशन का मतलब होता है सम अप करना, ठीक है, एग्रीगेट करना, जोड़ना, मिलाना। तो लिमिटेड डिग्री है यहाँ पे, क्योंकि हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड्स। हम मार्केट डिमांड कैसे कैलकुलेट होगी? जब हम एक सिंगल पर्सन की डिमांड्स को एग्रीगेट करेंगे, मिला लेंगे, तो मार्केट डिमांड बन जाएगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिग्री होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एडी एग्रीगेट डिमांड इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंटायर इकोनॉमी। ओके, लेट्स, इसका एग्जांपल है इंडिविजुअल इनकम, किसी भी एक इंडिविजुअल की इनकम, इंडिविजुअल का आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है। एंड यहाँ पे होता है मैक्रो इकोनॉमिक में नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। नेशन के बारे में जब बात करें, होल के बारे में जब बात करें, ठीक है, एग्रीगेट के बारे में जब बात करें, तो होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो आपको टर्म से पता चलेगा, मैक्रो यानी बड़ा एंड माइक्रो यानी छोटा, यानी इंडिविजुअल, स्मॉल। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही इंटरडिपेंडेंट हैं, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। कैसे? मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाने के लिए हम इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी। होल एग्रीगेट जब मिलता है तब जाके मैक्रो बनता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल, जैसे नेशनल इनकम है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये कैसे डिराइव होती है? एग्रीगेटिंग ऑल द इंडिविजुअल इनकम, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो दो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर। ओके, सो ये एक ब्रॉड हमने क्लासिफिकेशन किया माइक्रो और मैक्रो का। एंड जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, माइक्रो और मैक्रो को, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस ये क्रिएट कर रहा है एक इंडिविजुअल लेवल पे एंड एज अ इकोनॉमी एज अ होल। ओके, ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। ये नोट्स को मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, एंड ऑल्सो मैं गूगल ड्राइव का लिंक भी अपलोड कर दूंगा। सो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन नोट्स को एक्सेस करने में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ना प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो वही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही यहाँ पे है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, कहाँ पे रिसोर्स को एलोकेट करा जाए। तो ये इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमने यहाँ पे स्टार्ट लगाया इसलिए, ठीक है। तो देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स and these are what to produce, how to produce and for whom to produce। ये आपकी इकोनॉमी के अंदर बार बार आएगा। बार बार मतलब इन द सेंस आपको ये बेसिक पता ही होना चाहिए कि इट्स 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द 3 प्रॉब्लम। तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं फ्यूचर वीडियोज़ में, अगर हम इसके बारे में। और अभी हम बेसिक पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। ये इन्वॉल्व करता है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ई सेलेक्टेड कमोडिटी। पहला तो हमें कौन सा गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना चाहिए, और फिर उसकी कितनी क्वांटिटी करनी चाहिए। दोनों को व्हाट टू प्रोड्यूस जो है सॉल्व करता है। व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज शुड बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है वो भी हमारे को, दोनों चीज़ों को हमें कंसिडर करना है। जैसे कि हम कंज्यूमर गुड बनाएं या कैपिटल गुड बनाएं। कंज्यूमर गुड जैसे कि ब्रेड, बटर, ये हमारे हो गए कंज्यूमर गुड, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जो हेल्प करते हैं इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट और द कंज्यूमर प्रोडक्ट। लेट सपोज देयर आर मशीन्स, ठीक है। एंड कैपिटल गुड्स को हम बिल्डिंग भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर हम मशीन्स को चलाएंगे, मतलब उस तरीके से काउंट कर सकते हैं। सो जब हम इन दोनों के बीच में हमारे को चॉइस करना पड़ता है, तो उस प्रॉब्लम को कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। अब जब हमने देखा कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, अब देखेंगे कैसे करना है। करने का तरीका भी डिफरेंट है। करने का तरीका है इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, वेदर टू यूज़ लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। किस तरीके से, कौन सी टेक्निक, या तो ज़्यादा लेबर यूज़ करें। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है हम ज़्यादा लेबर को, यानी लोगों को इस्तेमाल ले रहे हैं, इनको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो हम प्रोडक्शन में हेल्प करें। एंड सेकंड होता है कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें हम मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। मशीन्स डिफरेंट ऑटोमेशन कह सकते हैं हम। सो ऑटोमेशन का, मशीन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए, जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा होगी वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव करना एक बेनिफिशियल है, जैसे कि यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है।
यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव इसलिए बेटर है बिकॉज यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज होती है एंड यहाँ पे कैपिटल यानी उनके पास कैपिटल की जो सप्लाई है वो ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव करना चाहिए। बट लेबर इंटेंसिव जैसे कि हमारी सब सहारन कंट्रीज़ हो गई, जैसे कि हमारी इंडिया ही हो गई, ठीक है, अफ्रीका हो गया, चाइना हो गया, सो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है। सो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें लेबर इंटेंसिव करना चाहिए क्योंकि इट विल गोइंग टू बी चीप। ये चीप होगा, हेल्प करेगा प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करने में और बेटर प्रोड्यूस करने में, ठीक है ना। सो इन दोनों की चॉइस के बीच में जो हम करते हैं उसको कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। एंड थर्ड इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, अमीरों के लिए करें, रिच के लिए करें, ये कंज्यूमर्स यानी मिडिल क्लास के लिए करें। सो उसका चॉइस करना भी एक प्रॉब्लम ही है। इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन एन इकोनॉमी, ठीक है ना, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। सो ये एक एग्जांपल है कि हम किस तरीके से अपनी नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करें हमारे लैंड के लिए, लेबर के लिए, कैपिटल के लिए, एंटरप्राइज के लिए। सो ये जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है ना, ये हमारा बेसिक इकोनॉमी के अंदर ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसी के थ्रू हम अपनी मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम इकोनॉमी को जनरेट कर सकते हैं, इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। सो अभी आपको ये स्टार्टिंग है तो कोई नहीं, आप खाली इसको इतना समझिए कि 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स का क्या मीनिंग है, व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या मीनिंग है, हाउ टू प्रोड्यूस का क्या मीनिंग है और फॉर होम टू प्रोड्यूस का क्या मीनिंग है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव जब हम छोड़ देते हैं किसी ऐसे उसके लिए कि जैसे कि समझिए कि इट्स द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब का इसका मतलब होता है कि हमारे पास कोई चीज़ अभी है, ठीक है, और हमारे पास एक दूसरी चीज़ है जो इससे ये बेटर है ज़्यादा एंड इसके नेक्स्ट बेटर है ये वाली चीज़, ये नेक्स्ट बेटर है, सेकंड बेटर है, ये फर्स्ट बेटर है। तो जो सेकंड बेटर है ना वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी इसको छोड़ के हमने इसको चुना, ठीक है ना, इसको छोड़ के सेकंड को छोड़ के हमने इसको जब चुना तो ये हमारी हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इस टॉपिक में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? देखिए एक पर्सन है, एक IT कंपनी में काम कर रहा है, अ पर्सन वर्किंग इन IT कंपनी विथ 50,000 सैलरी, उसकी सैलरी 50,000 है। अब ये वर्किंग कर रहा है यहाँ पे, इसको एक ऑफर आया 40,000 सैलरी का फ्रॉम अ बैंक, एक अनदर ऑफर आया 35,000 सैलरी फ्रॉम अ फर्म, कोई किसी अदर फर्म में। तो आपके हिसाब से अभी तो बेस्ट इसके लिए 50,000 ही है, लेकिन इसका नेक्स्ट बेस्ट अगर इसको ये छोड़ता है इस वाली जॉब को, तो इसके लिए नेक्स्ट बेस्ट क्या है? 40,000 वाली सैलरी, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 40,000। तो इसीलिए जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, जो दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इसके बाद बेस्ट कौन सा है? ये नेक्स्ट बेस्ट। तो जब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को फॉरगॉन ने छोड़ के, इसको छोड़ के यहाँ पे आ गया ना, इसमें आ गया, तो ये जो छोड़ के गया यही इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है, बस आप यही डेफिनेशन को पकड़ के चलेंगे ना तो आप एग्जाम्स में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हमेशा हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन छोड़ा है उसने, वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 40,000। यहाँ पे 35,000 नहीं है, बट अगर इसकी सैलरी 40,000 होती तो तब इसके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव 35,000 होता, ठीक है ना। देखिए हमने लिखा भी है, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ 40,000 एज वर्किंग इन बैंक बिकॉज इट इज़ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आफ्टर वर्किंग इट इन IT कंपनी। आई होप गाइज कि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आपको कोई भी सिंपल से सिंपल डाउट होता है, हम इसको फ्यूचर वीडियोज़ में क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, इसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे एंड तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट होता है इन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। एंड अभी तक ये जो हमारा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद ही मेन जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तब आपको पता चलेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। इसमें हमें बहुत मज़ा आने वाला है एंड इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट यानी टुमारो की वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के लिए ज़रूर रेडी रहिएगा बिकॉज हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे। ये बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है PPF का। एंड अभी तक इन किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी आपको प्रॉब्लम रहेगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कीजिए मुझे। एंड हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से इन सब कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। सो इंट्रोडक्शन का वीडियो अच्छा रहा हमारा एंड वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।
एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच।